और इसी में स्टेटमेंट था खड़गे साहब का, जिन्होंने कहा कि ऑल लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टीज मस्ट कम टुगेदर इन द फाइट अगेंस्ट डिवाइसिव फोर्सेस। वी शुड कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आवर अलायंस अहेड ऑफ 2024। यानी इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो एक तरीके से सोचने वाली विपक्षी पार्टियां हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, और ये जो एकजुटता है वो 2024 चुनाव के पहले होना पड़ेगा। जो बात स्टालिन कह रहे हैं उसी और इशारा कर रहे। रविकिरण जी, पिछले दिनों आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से उड़ के संजय सिंह के साथ वो मुंबई गए और वहां उद्धव ठाकरे से मुलाकात की उन्होंने। जो अरविंद केजरीवाल तब अभी तक मुझे शायद पहली मुलाकात थी उनके उद्धव ठाकरे और मातोश्री में ये मुलाकात हुई जाके। तो इसके मतलब है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इस बात को रियलाइज कर रही है कि शायद साथ आना जरूरी है, और ये गिरफ्तारी के पहले की बात है। जी रविकिरण जी, रविकिरण जी आप प्लीज बोलिए, आपकी अनम्यूट करें अपने आप। अरे ओह, लगता है जैसे रविकिरण जी से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा उसे करने की कोशिश करेंगे। समी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, फिर मैं ये प्रिया के कहना पास चाह रहा था कि इसी तरह का एक मसला हुआ था झारखंड में। आपको याद होगा 2-3 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन को आज अब पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने बड़ा मजबूत वहां पे अपना दावा किया और बहुत मजबूती से अपनी बात उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और बाकी लोगों ने उनका साथ दिया। और उसका नतीजा यह है कि वहां पे कांग्रेस बीजेपी को बैक ऑफ होना पड़ा। बीजेपी के वहां पे गवर्नर भी वापस हुए और वो सारी जो ऐसा माहौल लग रहा था कि हेमंत सोरेन जाने वाले हैं अंदर, वो उससे बचे। लेकिन देखिए, बीजेपी भी देख देख के काम करती है कि कहाँ पे ये अकेले पड़ सकता है। हमको लगता है बीजेपी को शायद ये एहसास था कि अगर हम सिसोदिया को ऐसे गिरफ्तार करते हैं तो बाकी पार्टी और खास के कांग्रेस नहीं बोलेगी। उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस मामले में सिसोदिया के पक्ष में बयान दे सकता है। इसी वजह से जो आप कह रहे थे बूमरैंग करने वाली बात, तो मेरे अंदाजे से वो उनका जो मिसकैलकुलेशन है, इसी वजह से ये बूमरैंग हो सकता है, ये हो गया है। जी रविकिरण जी, आपको अगर आवाज साफ हो रही तो आप जो मैंने आपसे पूछा तो उसका जवाब दें। नहीं, जरा सवाल दोहराएंगे आशुतोष जी? मेरा सवाल ये कि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह गए। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो अमूमन विपक्षी नेताओं से दूसरे नेताओं से नहीं मिलते। शायद वो एक बार ममता बनर्जी से मिलने गए थे और दूसरे किसी नेता से उनकी मुलाकात का मुझे अंदाजा नहीं है। स्टालिन, केसीआर, दूसरे नेता उनके घर गए मिलने के लिए, लेकिन दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का उड़ के मातोश्री मुंबई पहुंचना, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करना, ये बहुत अहम है। आप इसको कैसे देखते हैं और इसको विपक्षी एकता से जोड़ कर देखते हैं नहीं? मुझे लगता है, देखिए, देश में अगर भाजपा को सही मायने में अगर कोई टक्कर दे रहा है तो दिल्ली में आप दे रहा है और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में दे रही है। तो ये दोनों प्रतिद्वंदी ऐसे हैं कि इनकी अपनी ही वोट बैंक जरा मजबूत है। वो साउथ की बात नहीं मैं करता क्योंकि स्टालिन का अपना अपना अलग गढ़ है तमिलनाडु में, लेकिन इनकी जो है वोट बैंक अलग है। और शिवसेना खासतौर उद्धव ठाकरे जो है, इनका जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इनके पिता बाला साहब ठाकरे ने जो लाई थी महाराष्ट्र में, उसको तोड़ना भाई बीजेपी को आसान नहीं है, तो ये सबको पता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप और उद्धव ठाकरे एक साथ कहीं कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपने अपना काम शुरू किया है और शुरू में लोगों में चर्चा ऐसी थी कि आप आने से ये खेल तो बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बीजेपी तो प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि उद्धव को उनको पूरा यहाँ से निरस्त करना है, एकदम साफ करना है उनकी पार्टी को। तो क्या ये तो नहीं करेंगे? लेकिन मुझे लगता है ये सारे जो अटकलें बांधी जा रही थी उसको भी दूर करना था उनको, और कहीं ये मैसेज देना था कि महाराष्ट्र में हम आप और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं और हमारा विरोध जो है भाजपा को रहेगा। एक मैसेज शायद वो देना चाहते थे, इसीलिए वो आकर यहाँ पर मिले। और वैसे भी उनका आपका एक प्रोग्राम था, लेकिन वो तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन उनका मिलना जैसे आपने कहा बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। बट रविकिरण जी, एक चीज और यहाँ पे है कि महाराष्ट्र एक मॉडल दे रहा है विपक्षी एकता का कि सरकार गिरने के बाद भी, शिवसेना के टूटने के बाद भी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे अलग नहीं हुए। बहुत सारे लोग बीच में वो जो नाना पटोले के बयान कुछ आए, एनसीपी और उनके बीच के बयान थे। बाला साहब जो थोरट है, उन्होंने भी सीएलपी लीडरशिप से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तीनों एक साथ जुटे हुए हैं।
और उनको लगता है अगर तीनों एक साथ रहेंगे तो बीजेपी को हम परास्त कर सकते हैं, कि तीनों एक साथ नहीं रहे तो बिखर जाएगी सारी पॉलिटिक्स। ये जो मॉडल है वो अखिल भारतीय स्तर पर क्यों नहीं हो सकता? हाँ, अखिल भारतीय स्तर पर ये मॉडल मुझे लगता है दिल्ली की राजनीति जो है वो काफी अलग है और वहां के नेता जो स्वीकार करेंगे वो वही पॉलिसी आगे चलेगी। लेकिन महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं तो महाराष्ट्र में इन तीनों की जरूरत है एक साथ रहना, और इनको एक साथ रहने का जो बल मिल रहा है, जो ताकत मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इनको सपोर्ट मिल रहा है। जैसे देखिए नागपुर जैसा गढ़ है जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और एक कहा जाता था 2014 के बाद भाजपा यहाँ पे काफी हावी है, और कांग्रेस का एक जमाने में जो विदर्भ गढ़ हुआ करता था शायद कांग्रेस को ये वहां से खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हुआ आशुतोष जी। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को अच्छी तरह से मात दे दी, अपने उम्मीदवार काफी अच्छी संख्या में चुनकर लाए विदर्भ से। और देखिए नागपुर में चमत्कार हुआ, नागपुर की ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अपनी स्टेट काउंसिल की यानी विधान परिषद की, पिछले 50 सालों में कभी बीजेपी हारी नहीं थी, पहली बार हार गई, कांग्रेस वाला जीत गया। अभी हाल ही में नागपुर शिक्षक टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी का गढ़ है, ये बीजेपी के प्रत्याशी जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं हमेशा से, लेकिन जाने जाते हैं भाजपा के, वो पहली बार हार गए। दूसरी बात, अमरावती बगल में ही है, वहां पे भी भाजपा का काफी मजबूत गढ़ है। ऐसा माना जा रहा था कहीं कुछ भी हो अमरावती तो चुन के आएगा ही, लेकिन वहां भी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस जीत गई, बीजेपी हार गई। इससे मुझे लगता है कि इनको ये लग रहा है तीनों पार्टियों को कि अगर हम साथ रहेंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे, अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो महाराष्ट्र में हमको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दिल्ली से इनको जो मैसेज मींस कांग्रेस जो हाईकमान है वहां से ग्रीन सिग्नल शिवसेना को मिलते रहता है, चाहे महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता थोड़े से नाराज क्यों न हो, जो उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए ऐसा नहीं लगता है तो मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली से उनको क्लियर मैसेज मिल जाता है। रही एनसीपी की बात, शरद पवार पहले से ही शिवसेना के पक्ष में है और उनका यही मानना है कि उद्धव ठाकरे अगर हमारे साथ रहे तो हम अच्छी तरह से भाजपा का जो आक्रमण है उसका सामना हम कर पाएंगे। इसीलिए महाराष्ट्र में ये तीनों का गठबंधन जो है आसानी से नहीं टूटने वाला है। ये तीनों साथ में रहेंगे कि इनको मुकाबला करना है, और तीनों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है महाराष्ट्र में। ईडी और जैसे हम सीबीआई की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, शायद ही इन तीनों पार्टियों का कोई बड़ा नेता बच गया हो इससे कि जिनकी जांच न हुई हो, जिनके अगेंस्ट में विरोध में रिपोर्ट बनी नहीं हो। अजित पवार का उदाहरण लीजिए, अजित पवार के बारे में आजकल कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन उनकी जो चीनी मिलें थी उनकी कंपनियों से ली गई, उनकी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, उनकी रिपोर्ट तैयार है, उनकी बहन के घर पे भी रेड हो गई, उनके अपने बेटे के ऑफिस में भी कई बार इनकम टैक्स जाकर आई है। तो ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है किसी पार्टी का कि जिसको इनका सामना न करना पड़ा हो। तो इसीलिए ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में एक साथ रहती है। अब ये मॉडल दिल्ली में ये लोग इंप्लीमेंट करना चाहेंगे क्या, इसका जवाब मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ही मिल पाएगा, जैसे जैसे शिकंजा कसता जाएगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।